नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बात इस वीडियो में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा विधानसभा से बजट सत्र के अंतिम दिन, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, 6 विधेयक पारित किए। इन विधेयकों में कई ऐसे विधेयक हैं जिनका सीधा संबंध हम सबसे नहीं है, यानी आम लोगों से नहीं है। ये अलग बात है कि कोई भी कानून अगर पारित होता है विधानसभा से तो राज्य की जनता से उसका अप्रत्यक्ष संबंध, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो, रहता है। लेकिन आज हम इनमें से एक विधेयक, द हरियाणा हॉर्टिकल्चर नर्सरीज बिल 2025 के बारे में बात करेंगे। 20 मार्च 2025 को बजट सेशन के अंतिम दिन हरियाणा विधानसभा से इस विधेयक को पारित किया गया और अब यह एक्ट का रूप ले चुका है। तो बजट सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक को जो पारित किया गया, इसमें क्या कुछ है, क्या खास है और किसके लिए यह खास है, कैसे, किस पर किस तरह से यह प्रभाव डालने वाला है, यानी हम सब इससे कैसे प्रभावित होने वाले हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कि इस एक्ट को हम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सीधे आम जनता से जुड़ा एक्ट है कैसे, इससे काफी लोगों के रोजगार भी प्रभावित होने वाले हैं कैसे, और इसमें इसके संबंध में जानना हम सब के लिए क्यों जरूरी है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इस बिल में आखिर क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या था, इस एक्ट में यानी इसके अधीन कौन लोग होने वाले हैं और इसका जो प्रावधान है वो क्या है, जिसके कारण से आज मैं आपको इससे संबंधित चर्चा करके बताने के लिए मजबूर हूं। यह बिल नर्सरी से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। इसको द हरियाणा हॉर्टिकल्चर नर्सरीज एक्ट 2025 का नाम दिया गया है, यानी हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक 2025। अब यह विधेयक नहीं रहा, बल्कि यह कानून का रूप ले चुका है क्योंकि विधानसभा से पारित हो गया। हालांकि इससे पहले भी इससे संबंधित द हरियाणा फ्रूट नर्सरीज एक्ट 1961 था, लेकिन इस पुराने एक्ट में सभी प्रकार के पौधे और बीज को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह नर्सरी की सारी गतिविधियों को मॉनिटर करने में सक्षम नहीं था, जो 1961 का विधेयक था। इसमें रोगग्रस्त पौधों और बीज बेचने वालों पर अंकुश लगाना संभव नहीं था, जिसके कारण से फलों के या अन्य प्रकार के जो पौधे हैं, उसके जो उत्पाद हैं, उसकी पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। पौधों की नर्सरी की बाढ़ आ गई, ये हम सब जानते हैं। हर गली मोहल्ले में आप जिस भी सड़क से गुजरेंगे, अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं या फिर हरियाणा के किसी भी शहर में रह रहे हैं, जिला स्तर के शहर में रह रहे हैं या फिर सब डिवीजन स्तर के शहर में भी आप रह रहे हैं, तो आप आते जाते नर्सरी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप अगर किसी नेशनल हाईवे से या स्टेट हाईवे से गुजर रहे हैं तो भी आप कुछ किलोमीटर की दूरी या उसके अंतराल पर आप कहीं न कहीं दाएं बाएं नर्सरी आप जरूर देख सकते हैं। सवाल उठता है कि इन नर्सरियों से आखिर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। नर्सरी से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। आपत्ति तब होती है जब इसके माध्यम से कम गुणवत्ता वाले बीज, खराब गुणवत्ता वाले पौधे या फिर ऐसे फलीय पौधे जिसकी वंशावली बहुत पुरानी है या उसकी जानकारी है ही नहीं कि क्या है और इसकी उम्र क्या है, इसके इसकी पैदावार की स्थिति क्या होगी,
कीटों से भरे हुए रोगग्रस्त ऐसे पौधे का जब वितरण या उसकी बिक्री होती है तो हम सब उससे प्रभावित होते हैं। और आज नर्सरियों में पौधे काफी महंगे हो चुके हैं। हम सब इसके शौकीन हैं, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्तर के लोग हों, चाहे गांव में रहते हो तब भी आप पौधा लगाना पसंद करते हैं, चाहे वो फल हो या गैर फल वाले पौधे हों, सजावटी पौधे हों या औषधीय पौधे हों, या शहर में रहते हैं, आपके पास टेरेस है या आपके पास एक बालकोनी है, तब भी आप दो चार 10 20 पौधे आप अपने गमलों में लगाकर अपने वातावरण को अनुकूल बनाने की कोशिश, हरियाली पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब आप महंगे पौधे अपनी गाढ़ी कमाई से खरीद कर लाते हैं और उसका प्रतिफल ठीक नहीं होता, तो फिर ये सीधा सीधा संबंध हमारी आर्थिक स्थिति से है। तो इसीलिए सरकार ने इसको, इस पूरी गतिविधि को, इस क्योंकि यह एक बड़ा व्यवसाय का रूप ले चुका है पिछले दशकों में, इसको मॉनिटर करने के लिए इसे सही तरीके से नियम और कानून के तहत संचालित कराने की दृष्टि से ही हरियाणा सरकार ने इस बार द हरियाणा हॉर्टिकल्चर नर्सरीज एक्ट 2025 लाया और इसे हरियाणा विधानसभा से पारित कराया। इन नर्सरियों में पौधे बेचकर अपनी जिम्मेदारी से ये संचालक हट जाते थे। आपने अपने घर लाया और पौधे मर गए दूसरे ही दिन सुबह, तो फिर उसकी जिम्मेदारी नर्सरी मालिकों की, संचालकों की नहीं होती थी, आपका पैसा गया। और अगर आपने किसी फल के नाम पर पौधे लाए और उसमें से फल नहीं लग रहे हैं, तब भी आपका पैसा गया, आपकी मेहनत गई, आप उसमें खाद पानी सब डालते हैं लेकिन वह बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार की चीजों के लिए जिम्मेदारी तय करना, जवाबदेही तय करना जरूरी था, जिसको सरकार ने संजीदगी से लिया और एक संवेदनशील रोजगार बनाने की दृष्टि से यह एक्ट विधानसभा से पारित कराया। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अज्ञात वंशावली की बेचे जाते हैं, बेचने वाले को पता ही नहीं क्या कहाँ से उठा लाया और हमको आपको कुछ भी बताकर, झूठ सच कुछ भी ऐसा बताकर और दे दिया, हम लोग भी उठाकर ले आते हैं। लेकिन जब हम अपने टेरेस गार्डन में, बालकोनी के गार्डन में या फिर अपनी बागबानी में, जहाँ किसान के रूप में अगर हम खेती करना चाहते हैं, यानी फलों की खेती अगर बागबानी करना चाहते हैं, तो भी अगर हम उसको बड़े पैमाने पर वहां लगाते हैं तो पता चला कि उससे फल अच्छे नहीं लग रहे हैं, सीजन पे भी नहीं आ रहे हैं, या फिर कीड़े लग रहे हैं, रोगग्रस्त हो चुके हैं, उसकी पैदावार ठीक नहीं है, तो फिर उसका सीधा सीधा नुकसान हमारे से संबंध रखता है। एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारी लागत उसमें गई, हमारी पूंजी चली गई, और दूसरा हमारा समय बर्बाद हुआ, और तीसरा नुकसान की उसका जो प्रतिफल हमको मिलना चाहिए था, जिस उम्मीद से हमने बागवानी की थी और नर्सरी से वो पौधे लाए थे, वो उम्मीद हमारी धरी की धरी रह जाती है। तो इन चीजों पर मॉनिटरिंग करने की दृष्टि से, अंकुश लगाने की दृष्टि से ही हरियाणा सरकार ने इस एक्ट को विधानसभा से पारित कराया है। और अब नए कानून से नर्सरी और किसानों को केवल प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे ही दे सकेंगे, इस प्रकार के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। इसलिए पहले वाले जो हरियाणा फल पौधाशाला अधिनियम 1961 था, उसको अब निरस्त कर दिया गया है, यानी उसकी जगह अब द हरियाणा हॉर्टिकल्चर नर्सरीज एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार ही अब ये जो गतिविधि है, ये जो रोजगार है, ये व्यवसाय है, ये उसी के तहत अब संचालित किए जाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि इस एक्ट का किन लोगों पर असर पड़ेगा, ये मैंने इसमें स्पष्ट कर दिया। इसका सीधा संबंध बागवानी, नर्सरी का जो व्यवसाय है करने वाले, और आप लोग यानी हम लोग किसान, या फिर सामान्य आदमी, व्यक्ति जो छोटा बागवानी करना चाहता है, छोटे फुलवारी लगाना चाहता है अपने यहाँ, अपने टेरेस गार्डन में या बालकोनी के गार्डन में, या अपने घर के सामने जो जगह खाली पड़ी होती है शहर के क्षेत्रों में जहाँ बड़े प्लॉट्स हैं, उनमें, उन पर सीधा सीधा इसका असर पड़ता है।
चाहे आप अपने घरों में लगाए पौधे लगाने वाले लोग हों या फिर बड़े पैमाने पर बागवानी करने वाले लोग हों। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें कौन से विषय शामिल किए गए हैं। मुख्य जो इसका आशय था वो आपने समझ लिया होगा। बेहद सरल शब्दों में मैंने आपके लिए रखने की कोशिश की है। अब सवाल है कि इसमें वो कौन, इससे संबंधित कौन कौन से ऐसे पहलू हैं, फैक्टर्स हैं, जिसको कि इस एक्ट में शामिल किया गया है, कवर किया गया है, जिससे कि हमारे आपके हित सुरक्षित हों। तो इसमें अब बागवानी नर्सरी चलाने वालों को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो भी व्यक्ति अपना बागवानी या नर्सरी चलाना चाहेगा, संचालित करना चाहेगा व्यवसाय की दृष्टि से, कॉमर्शियल पर्पस से, उसको अब अपनी नर्सरी का, बागवानी नर्सरी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। यानी इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। सामान्य भाषा में आप ये समझें कि इसके लिए आपको नर्सरी संचालित करने के लिए आपको नियमों के तहत आवेदन करने के बाद सरकार से अनुमति लेनी होगी, और उसी को आप लाइसेंस कह सकते हैं, जो कि सरकार ने इस एक्ट में जिस शब्द का उपयोग किया है कि पंजीकरण कराना होगा और लाइसेंस लेना होगा। इसके पंजीकरण कहाँ और कैसे होंगे, क्या नियम व शर्तें होंगी, इसका प्रावधान भी सरकार ने इस एक्ट में बनाया है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इस एक्ट के तहत सभी प्रकार के फलों, ध्यान से आप समझ सकते हैं, सभी प्रकार के फलों, सब्जियों, मसालों, रुचिकर सामग्री जो कॉन्डिमेंट्स कहलाते हैं, फूलों यानी फूल भी, सभी प्रकार के फूल, सजावटी पौधे, औषधीय जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जो आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं, जिससे कि हम और आप अपने घरों में भी उगाकर बहुत सारे ऐसे सामान्य बीमारी के समय में उसका उपयोग करते हैं, उनके पौधों का, उनकी टहनियों का, उनकी फूलों का, जो कि एंशियंट, बहुत पौराणिक हमारे धार्मिक ग्रंथों में, आयुर्वेद में इस तरह की चीजें दी गई हैं। तो उसके आधार पर हमारे आयुर्वेदिक वैद्य भी बताते हैं, और कुछ चीजें हमारे जो पूर्वज होते हैं, दादा नानी काकी, वो भी कुछ चीजों को हमको बताकर जाते हैं, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हम लोग भी बताकर जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं मेडिसिनल प्लांट का, जो कि आयुर्वेदिक पौधे कहलाते हैं। और सुगंधमयी फसलों के लिए बागवानी नर्सरी को पंजीकरण कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है इस एक्ट के तहत, इस नए एक्ट के तहत। और इसमें क्या क्या चीजें, जैसे ये जो जिस प्रकार के प्लांट हमने आपको बताए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कली से भी दूसरे पौधे उगते हैं। जैसे किसी पौधे की शाखा अगर आप लेकर गए, तो उस शाखा से, टहनी से भी आप पौधे उग जाते हैं। जैसे गुड़हल के फूल होते हैं, उसके भी इसी तरह के बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं। तो आप उससे, जैसे हरसिंगार का फूल होता है, बहुत अच्छा, बहुत सुगंधित होता है, अक्टूबर के समय में, जाड़े के समय में ये फूल होते हैं, बहुत अच्छा। तो इसकी भी टहनी लगाई जा सकती है, तो उसकी शाखा। उसके बाद साकुर है, बीज है, बीज से भी बहुत सारे पौधे उगते हैं, हम सभी जानते हैं। और जो मूल वृत्त है, जो मूल उसका नीचे का चीज होता है, उससे भी होता है। जैसे कलम काटते हैं किसी पौधे का, आप अमरूद है, आम है, लीची है, जो फलीय पौधे होते हैं ज्यादातर, उसके कलम काट कर की ही अलग अलग प्रकार के क्रॉस करा के, क्रॉस ब्रीड आप तैयार करते हैं, नए पौधे आप तैयार करते हैं। तो कलम भी। उसके बाद जैसे पकंद है, कंद जो होता है उसका, जो सल्क कंद भी होता है, जैसे बहुत सारे पौधों के कंद लगाए जाते हैं। आप अगर हल्दी की बात करें, आदि की बात करें, तो इस तरह से जो पौधे होते हैं, वो उसके कंद से, वो कंद है उससे होते हैं। जैसे अगर आलू की भी बात मैं करूं, तो आलू भी एक प्रकार का कंद ही है, उसे भी आप काट कर आलू, आप बड़े पैमाने पर आलू की खेती करते हैं। तो रनर है। तो इस तरह से जो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से पौधे लगाए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, बागवानी की जाती है या खेती की जाती है, तो इन सब चीजों को इसमें कवर किया गया है। सरकार ने इसमें, इस विधेयक में स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रकार हो सकते हैं पौधे उगाने के, बागवानी लगाने के, करने के, खेती करने के, किसानों के लिए। तो ये सारे के सारे पहलू इसमें
कवर होंगी। इस एक्ट के तहत पंजीकरण कराने वाली नर्सरी को अपनी पसंद की बागवानी या पौधों की किस्में, वो उप किस्में जो प्रजातियां होती, जातियां या प्रजातियां होती है, उप किस्में बेचने की अनुमति होगी। लेकिन फलों के पौधों की जो उप किस्में होती हैं, उसके लाइसेंस में पंजीकरण अधिकारी उसका निर्धारण करेंगे कि वो किस प्रकार के फल आप बेच पाएंगे, किस प्रकार की किस्म के फल के पौधे आप बेच पाएंगे या बीज बेच पाएंगे। खासकर उन पर, इस पर अंकुश लगाने की दृष्टि से, क्योंकि हरियाणा सरकार का फोकस कुछ वर्षों से अब गैर फलीय नहीं बल्कि फलीय पौधों पर ज्यादा रहता है, कि और ऐसे फलीय पौधे जो कि पहले ऐसे ज्यादातर होते थे जो सीजन में एक बार फलते, जैसे आम की बात मैं करूं या लीची की बात करूं, तो सीजन में एक बार फलते थे। लेकिन अब इस प्रकार के किस्म भी तैयार कर ली है यहाँ के किसानों ने, या फिर यहाँ की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज ने या अनुसंधान संस्थाओं ने, जो केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकारों के अधीन है, कृषि अनुसंधान जो संस्थान है, तो उनकी ओर से तो सीजन में कम से कम 2 बार अब फल ऐसी चीजों में भी, ऐसे पौधों में लगने लगे हैं। तो इसीलिए सरकार उसकी किस्म को, उसकी उप किस्मों को, उप प्रजातियों को निर्धारित स्वयं करेगी कि आपको कौन सा बेचना है और कौन सा नहीं बेचने की अनुमति मिलेगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था एक से अधिक बागवानी नर्सरी चला सकता है। यानी आप चाहें, अगर इसका व्यवसाय आप करने वाले लोग हैं, तो आप एक नर्सरी की बजाय 5, 7, 10 नर्सरियां भी आप चला सकते हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन उन सभी नर्सरियों के लिए आपको अलग अलग पंजीकरण कराना पड़ेगा, अलग अलग लाइसेंस अलग अलग नाम से लेना पड़ेगा। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर नर्सरी का जो लाइसेंस है वो रद्द करने का अधिकार जिले में अधिकृत जो सक्षम अधिकारी होंगे, जो सरकार नोटिफाई करेगी जिस अधिकारी को, उस अधिकारी के पास होगा। बागवानी नर्सरी चलाने वाले को नियमानुसार सभी जानकारी, डाटा, अगले यानी 10 वर्ष और 2 वर्ष, अलग अलग कैटेगरी है जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिसका डाटा आपको 10 वर्षों तक रखना जरूरी पड़ेगा। उसकी पूरी जानकारी आपके पास रखनी पड़ेगी। आपने कौन से फल किसको बेचे हैं, क्या बेचे हैं, किस प्रकार की प्रजाति थी, कौन से बीज आपने दिए हैं, और नर्सरी से संबंधित जो आपने पौधे दिए हैं उससे संबंधित जो डाटा है वो अगले 2 वर्षों तक आपको संरक्षित रखना पड़ेगा। ये इसमें प्रावधान किया गया है। अज्ञात वंशावली या कीट या रोगग्रस्त जो बागवानी पौधे हैं या पौधे की जो सामग्री है, बेचने या वितरण करने का जो मामला है, इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होगा। यानी आप ऐसे पौधे नहीं बेच पाएंगे जो कि अज्ञात है, यानी जिसकी वंशावली के बारे में आपको जानकारी नहीं है, यानी बॉटनिकल उसको आपको पता नहीं है, उसका ग्रोथ कैसे, किस किस तरह से जाति प्रजाति बनी है। उसके पौधों के प्लांट्स प्रकार भी अलग अलग होते हैं। बॉटनी में अगर आप जाएंगे, मैं बॉटनी का छात्र रहा हूं, तो इसीलिए मैं समझता हूं इन चीजों को। और पौधों का उत्तरोत्तर जो विकास हुआ है, जो उसके उसके किस्में या प्रजातियां, उपजातियां जो बनाई जाती हैं क्रॉस करके, इस तरह से जो अनुसंधान देश में लगातार चल रहा है और नए नए पौधे, फलीय पौधे सामने आए हैं, तो उसको लेकर अगर आप उसकी वंशावली की जानकारी आपको नहीं है, तो फिर आप यानी किस, देखिए प्लांट टेक्सोनोमी बोलते हैं, प्लांट किंगडम कहा जाता है, कि यानी प्लांट के प्रकार, उसकी वंशावली बॉटनी में परिभाषित है, वनस्पति शास्त्र में, तो उसके आधार पर आपको ये पता रखना पड़ेगा कि ये किस वंश का है, और जो प्लांट किंगडम है उसमें से कहाँ से, किस तरह से ये आते हैं, किस किस प्रकार के ये पौधे कहलाते हैं, और इसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है। और रोगग्रस्त बागवानी आप नहीं कर पाएंगे, पौधे की सामग्री ऐसी नहीं रख पाएंगे जिसमें कि कोई खराबी हो, और इसके वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं निरीक्षण के दौरान, तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले नर्सरी संचालक, लाइसेंस धारकों के खिलाफ इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। यानी अधिकतम 1 लाख रुपए तक का भी दंड आप पर लगाया जा सकता है इस एक्ट के तहत, और 1 वर्ष की कैद की सजा भी आपको दी जा सकती है, या फिर दोनों ही, 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड प्लस 1 वर्ष की कैद की सजा भी आपको दी जा सकती है। देखिए, इस प्रकार की जो सख्ती इसमें इसलिए की गई है क्योंकि फल जो होते हैं वो सीधे सीधे
हमारे आपसे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, जिसका सेवन हम सभी करते हैं। और अगर उसका वो खराब किस्म के अगर हैं, रोगग्रस्त अगर हैं, और उसका उपयोग अगर हमने आपने किया, तो फिर उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, हम पर पड़ेगा। तो एक तरह से ये एक कंटामिनेशन है, एक तरह से ये मिलावट है, ये एक छल है, ये एक धोखा है एक तरह से ये। और किसी को जान की भी केवल आर्थिक हानि नहीं बल्कि जनहानि भी इससे हो सकती है। तो इसीलिए इस व्यवसाय को मॉनिटरिंग करने की दृष्टि से, नियंत्रित करने की दृष्टि से, और नियम के अनुसार चलाने की दृष्टि से, और संवेदनशीलता के साथ चलाने की दृष्टि से सरकार ने इस एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान दंड का भी कर दिया है कि 1 लाख रुपए तक का दंड भुगतना पड़ सकता है, या फिर 1 साल की कैद भी हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकता है। और इसका जो है राज्य या विदेश से आयात करने या निर्यात करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी कौन सा, जो अज्ञात वंशावली के पौधे जिसकी आप जानकारी नहीं, आप कहीं से भी आयात नहीं करेंगे। आयात का मतलब केवल बाहर से नहीं बल्कि राज्य से भी। अगर हरियाणा में आप कर रहे हैं, हरियाणा के क्षेत्र के लिए, पूरे राज्य के लिए ये एक्ट प्रभावी होगा। तो अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी कोई पौधे, कोई फलीय पौधे या फिर कोई ऐसा नर्सरी के पौधे आप मंगा रहे हैं, तो भी आपको ये जानकारी वहां से लेनी पड़ेगी, और उस जानकारी को आपको यहाँ डिस्प्ले करना पड़ेगा पौधों के साथ। इसलिए अगर इस प्रकार की कमियां पाई गई आपकी नर्सरी में, तो फिर आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और उसका असर अगर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है, या कोई ऐसी बड़ी हानि हो जाती है उससे, तो फिर मैंने दंड के बारे में आपको बताया कि क्या प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बागवानी जो नर्सरी होती है, चाहे वो अनुसंधान केंद्र होते हैं, या जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, या सामान्य यूनिवर्सिटी है, या फिर निजी क्षेत्र जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी नर्सरी का काम कर सकती हैं, बड़े पैमाने पर कर सकती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में। चाहे राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के बोर्ड हैं, या फिर उनकी निगम है, या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो उसके जो इंचार्ज हैं, वो, उनको भी इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अपनी नर्सरियों को, बागवानी नर्सरियों को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। ये अलग बात है कि उन्हें निःशुल्क व्यवस्था ये दी गई है। जो जन सामान्य कोई रोजगार अगर करना चाहता है, कोई व्यवसायी अगर है, या बड़ी कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां करना चाहती हैं, तो उनके लिए फीस निर्धारित की जाएगी। फीस पे करके आप एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे जो जारी किया जाएगा, और उसके अनुसार आप लाइसेंस लेंगे। और अगले 5 वर्षों के लिए आपको, एक बार में 5 वर्ष के लिए आपको अनुमति मिलेगी। फिर आपका निरीक्षण किया जाएगा, फिर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगले फिर 5 वर्ष के लिए आपको एक्सटेंशन लाइसेंस का दिया जाएगा। लेकिन जो सरकारी क्षेत्र की नर्सरीज होंगी, उन पर उनके लाइसेंस की दृष्टि से 5 वर्ष का की समय सीमा तो रहेगी, लेकिन उन्हें निःशुल्क यह सुविधा दी जाएगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कमर्शियल नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट होता है कई बार। तो उसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, बागवानी विश्वविद्यालय हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, या फिर इस प्रकार के एग्रीकल्चरल काउंसिल होते हैं, या फिर अन्य काउंसिल भी होते हैं जो इस प्रकार की गतिविधि को संचालित करना चाहते हैं अपनी मॉनिटरिंग के तहत। तो ये थे जो पहलू कि कौन कौन से, किस प्रकार की चीजें इसमें कवर की जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें किस प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं, नियम शर्तें क्या निर्धारित की गई हैं। तो पंजीकरण, जो अधिकारी कौन होंगे, और इसकी फीस क्या होगी, तो इसको सरकार निर्धारित करेंगे। इसमें एक बात तय कर दिया गया है पहले ही, कि जो निदेशक लेवल के जो अधिकारी हैं, वो इसके सबसे टॉप अधिकारी होंगे, इसका पूरा फाइनल निर्णय लेने वाले। तो पहला, पंजीकरण अधिकारी कौन होंगे और फीस क्या होगी, इस पर अभी सक्षम अधिकारी जो है वो अपर निदेशक स्तर के अधिकारी होंगे, ये केवल कहा गया है। अब डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के जो यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर या उस डायरेक्टर लेवल के अधिकारी बैठते हैं, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी अधिकारी यहाँ बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। तो उनको संभवतः इसके लिए सक्षम अधिकारी माना जाएगा। और
फीस अभी इसकी निर्धारित नहीं की गई है। हो सकता है अलग अलग जिले के लिए, अलग अलग इलाके के लिए उन सक्षम अधिकारी को ही ये अधिकृत कर दिया जाए कि वहाँ क्षेत्रवार अलग अलग फीस वो तय करें, शहर की आर्थिक या उसकी शहर की एक तरह से उसकी स्टैंडर्ड के अनुसार, उसकी कैटेगरी के अनुसार, क्लास 1 सिटी, क्लास 2 सिटी, ABC, इस तरह से भी हरियाणा सरकार ने बनाई हुई है। और पंजीकरण एक से अधिक नर्सरी के लिए अलग अलग आप करा सकेंगे, अलग अलग लाइसेंस आप ले सकेंगे। इसके लिए सक्षम अधिकारी अपर निदेशक स्तर का होगा। पंजीकरण का प्रारूप और फीस सरकार तय करेगी। सरकारी नर्सरी को पंजीकरण तो कराना होगा लेकिन निःशुल्क होगा। लाइसेंस 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। लाइसेंस रिन्यूअल संबंधित अधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा और अगले फिर 5 साल के लिए आपको रिन्यूअल किया जा सकता है। उसके बाद नई फलीय किस्म लाने पर अधिकारी से अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। जो आपने पहले घोषित किया एफिडेविट फाइल करके कि हम ये किस्म के फलीय पौधे अपने यहाँ से सप्लाई करेंगे या बेचेंगे, इसकी सेल परचेज हम करेंगे, तो उसके अलावा अगर आपने नए किस्म की, नई प्रजातियों की, उपजातियों की फलीय किस्म अगर आपने मंगाई है और आपने अपने नर्सरी में रखे हैं, बागवानी नर्सरी में, तो उसकी जानकारी आपको तत्काल उस अधिकारी को देना होगा जहां से आपने लाइसेंस लिए हैं, और उसकी अनुमति आपको फिर लेनी पड़ेगी। सरकारी संस्थाओं या यूनिवर्सिटी से भी फलीय पौधे आप ले सकेंगे, वहीं से आप ले सकेंगे। ये एक तरह से इसमें एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया है मोटा मोटा इस एक्ट में कि आप सरकारी संस्था यानी सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके अधीन जितने बागवानी नर्सरी चल रहे हैं जहां कहीं भी हैं, चाहे बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, काउंसिल है, तो उस ऑटोनोमस बॉडीज है, वहां से ही आप फलीय पौधे लेंगे। क्योंकि आपको उसकी स्रोत भी बतानी होगी कि किस स्रोत से, किस सोर्स से, कहाँ से आपने ये फलीय पौधे लिए हैं। तभी आप उसकी जो उसके जो परिवार है, जो उसकी फैमिली है, आप बता पाएंगे कि ये किस फैमिली से, यानी जो प्लांट किंगडम वनस्पति में, बॉटनिकल, जो बॉटनी में कहा जाता है, वनस्पति शास्त्र में कहा जाता है, वो आप तय कर पाएंगे। और अधिकारी को निरीक्षण का अधिकार होगा। किसी भी समय आपकी बागवानी, आपकी नर्सरी का वो निरीक्षण कर सकेंगे और उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे आपका लाइसेंस रहे या रद्द किया जाए, आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अपराध के लिए कंपनी मैनेजर, अगर कोई कंपनी नर्सरी चला रही है निजी क्षेत्र में, तो उसके मैनेजमेंट, पूरे मैनेजमेंट, डायरेक्टर यानी उसका मालिक, उसके डायरेक्टर, उसके और भी लोग, जो भी लोग उस गतिविधि में शामिल रहे होंगे, और कंपनी का तब का जो अधिकारी होगा, जो सीधा सीधा नर्सरी का इंचार्ज होगा, वो सभी दोषी माना जाएगा, ना कि केवल एक व्यक्ति। यानी पूरी कंपनी मैनेजमेंट इसमें इसमें दोषी माना जा सकता है। अपराध के लिए अगर किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार का उल्लंघन इस एक्ट का होगा नर्सरी चलाने की दृष्टि से, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही इस एक्ट के तहत अपराध पर मामला चलाया जा सकेगा, उससे नीचे के न्यायालय में नहीं। ये क्लियर है कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, उनकी ही अदालत में इस एक्ट के तहत अगर कोई उल्लंघन होता है, अपराध होता है, तो उस पर मामला चलाया जाएगा और दंड निर्धारित किया जाएगा। सरकार नए नियम और उपनियम भी बना सकती है, लेकिन इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है कि इसमें और भी नए नियम या उपनियम सरकार समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जोड़ सकती है। लेकिन उसके लिए समय निर्धारित है कि केवल एक्ट लागू होने के 2 वर्षों की अवधि के भीतर तक ही सरकार नए नियम या उपनियम इसमें बनाकर जोड़ सकती है। उसके बाद फिर इसमें नहीं जोड़ सकती। फिर उनको, और उन नियमों उपनियमों की जानकारी जब भी सरकार इसमें नए नियम और उपनियम जोड़ेगी, उसकी जानकारी उनको विधानसभा में रखनी पड़ेगी, विधानसभा से उसे पारित करानी पड़ेगी। तो किसानों, दूसरा है किसानों को नुकसान होने पर मुआवजा भी देने का प्रावधान इसमें किया गया है। ये एक विशेष बात है कि अगर किसी बागवानी धारक को या किसान को या किसी आम व्यक्ति को, जिसने वहां से फलीय पौधे या फिर नर्सरी से संबंधित सजावटी पौधे, मेडिसिनल प्लांट, कोई भी ऐसा लिया वहां से, और उसको कोई नुकसान हुआ है और वह नुकसान प्रूव हो गया अदालत में या अपीली अधिकारी के यहाँ, तो फिर
उसका मुआवजा भी नर्सरी संचालक को देना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन वो निर्भर करेगा कितना नुकसान किस तरह का है, ये निर्णय देने वाले अधिकारी, सक्षम अधिकारी या फिर अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। और नर्सरी की स्थिति से संतुष्ट अगर नहीं है तो भी आपका लाइसेंस रिन्यूअल जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपको अपील का अधिकार दिया गया है, कि आप अपील कर सकेंगे, कि आप अपने खिलाफ लिए गए निर्णय की जानकारी सहित आप वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ, जो अलग अलग हायरार्की, अपील की, अपील 1, अपील 2, अपील 3 बनाया जाएगा, इसमें प्रावधान किया जाएगा। और किस अधिकारी को अंतिम अपीली अधिकारी यानी फाइनल अपीली अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, इसकी जानकारी भी सरकार जल्द ही जारी करेगी, जहां जाकर आप अपने खिलाफ दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील कर सकेंगे और अपने लिए न्याय की मांग कर सकेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत उपयोगी जानकारी मैंने रखने की कोशिश की आप सभी के लिए, क्योंकि हम सभी पौधों की, नर्सरी के, बागवानी के, फल के, फूल के शौकीन हैं। और अपने आसपास अच्छा वातावरण, अनुकूल वातावरण बनाए रखने की दृष्टि से भी हम लोग पौधे अपने घरों में लगाते हैं, टेरेस में लगाते हैं, बालकोनी में लगाते हैं, या फिर अपनी बागवानी में लगाते हैं। तो ये हम सबसे संबंधित मुद्दा था, इसलिए मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, सरल और बिल्कुल ही आसान शब्दों में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें। धन्यवाद।